देश का कोई नेता इधर आ जाता है तो मीडिया उनको साथ में लग जाता है, लेकिन हम लोग देश के जवान हैं। हम लोगों का समस्या है, हम लोगों को बिल्कुल रोड में उतार दिया, हम लोगों को बिल्कुल बीच रास्ते में उतार दिया, इसलिए सरकार को शर्म आ रहा है। कितने दिन से, तो 20 तारीख से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं कि नेशनल टीवी जो है ना मैम, एक बार आके कम से कम सूद तो ले ले। है कि पूरे इंडिया के जवानों को हमने इकट्ठा करना है और एक टाइम ऐसा आएगा कि जो एमएलए और एमपी बने बैठे हैं ना, जो हमारी नहीं सुन रहे, हम उनको बदलेंगे। आते हैं तो दुश्मनों से गोली खाने के लिए सबसे आगे रहते हैं, सिर्फ आपके और हमारे लिए। लेकिन सरकार धंधुरा पीटते हैं और पीट पीट के कहते हैं कि हमने बहुत काम किया। अगर आप एक साथ मरते हैं, यदि गोली आती है तो ये नहीं देखती ये ऑफिसर है या ये जवान है, लेकिन ऑफिसर मरता है तो उसकी पत्नी को लाखों की रुपए। नमस्कार, मैं जून में से इस वक्त हम लोग जंतर मंतर पे है। हमारे साथ जो ये फौजी जो आपको दिखाई दे रहे हैं, एक सर्विसमैन है जिसको हम सैल्यूट करते हैं, जिसकी वजह से आप और हम सुरक्षित थे और जिन्होंने आपके हमारे लिए पूरा जिंदगी बॉर्डर में खपा दिया है। तो वही फौजी आज हमारे साथ में है। फौजियों से बातचीत करेंगे क्योंकि एक सर्विसमैन जरूर है, लेकिन ये हमारी आन बान और शान है। आप समझिए, जो सरकार फौजियों की हितैषी बताते हैं कि बहुत काम किए हैं, तो आज इस उम्र में ये लोग जंतर मंतर क्यों पहुंचे हैं, हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और आप तक बातें पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम आपको सैल्यूट करते हैं कि आपने हमारे देश के लिए पूरी तरीके से समर्पण रहे। तो सर, आज आप लोग यहाँ क्यों पहुंचे? क्योंकि हमारा जो है ना, जो हमारे सर्विस डिफेंस वालों को जो भर्ती होती है तो ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होता था। तो हम 62 की लड़ाई के बाद भर्ती हुए, इमरजेंसी लगी हुई थी और हम डायरेक्टरी में देखे थे कि हमारा पेंशन जो है और पेमेंट जो है ये ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी कमेटी फिट करता था, परंतु थर्ड पे कमीशन में हमारा पेमेंट सिविल के साथ जोड़ दिया गया और पेंशन भी हमारा 50% करके रेशियो में कर दिया। जैसे 33 इयर्स करने के बाद फुल पेंशन मिलता है, पर तो मैक्सिमम जो हमारा पेमेंट हुआ उसका 50% फिर भी नहीं मिलता, उसका रेशियो मिलता है कि 17 बरस में क्या, 20 बरस में क्या, रेशियो कर दिया। सभी लोगों को नहीं समझ में आता। हम लोगों ने देखा कि रिटायरमेंट के बाद हम सार्जेंट हुए तो हम फ्लाइट सार्जेंट और सार्जेंट को दो हिस्से में बांट दिया। थर्ड पे कमीशन सार्जेंट को वर्कर कर दिया, फ्लाइट सार्जेंट का नाम बदल कर JWO कर दिया और उनको जूनियर कमीशन में डाल दिया और हम लोगों को सार्जेंट को वर्कर में बना दिया। हम डिमोरलाइज हो गए क्योंकि हम जो टर्म्स एंड कंडीशन था कि हम एग्जाम पास करेंगे तो सुपरवाइजर में जाएंगे, हमारे अंडर सब रहेंगे, हम हो क्या गए, हमें डिग्रेड कर दिया गया। तब हमने डिसाइड किया कि हमें थोड़ा पेंशन लेकर हट जाना चाहिए। तो अभी आप लोग ये कब से ये लड़ाई, ये फाइट लड़ रहे हैं? 87 से लड़ रहे हैं। 87 से लड़। तब क्या हुआ, 1 फरवरी 2006 में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर एक कमेटी बैठी, उन्होंने सिफारिश किया और वो सिफारिश तीनों चीफ्स को भेजा, एयरफोर्स चीफ्स, आर्मी चीफ्स और नेवल चीफ्स को, कि इनका तो हम उनके बराबर पेमेंट बढ़ा नहीं सकते, परंतु धीरे धीरे उनका पेमेंट हम उनके बराबर कर सकते हैं। सर, मैं ये समझने की जानने की कोशिश कर रही हूँ, 87 से अगर आप लोग लड़ रहे हैं तो काफी सरकारें आए, काफी सरकारें चले गए हैं। एक OROP में सिर्फ जो है ना 7th पे कमीशन में 2.7 से हमारा पेमेंट बढ़ गया, पर तू बढ़ा 1000 OROP में, जो 1714 में जो OROP लागू हुआ, कुछ भी नहीं लागू हुआ। किसी को 600 मिला, किसी को 1000 मिला। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि कर दिया था ORP वाला वादा, यहाँ पर आगे भी फौजी सुनिए क्या उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि हमने OROP में 2.57 इनको बढ़ा दिया, तो वो बढ़ा कुछ नहीं, जो DA वगैरह बढ़ता है 6th पे कमीशन से 7th पे कमीशन में होना था वही हुआ, पर तो ऑफिसरों का 2.81 बढ़ा दिया, जो करते हैं काम अंदर, और जो बाहर आए तो जो बाहर से पेंशन मिलता है ऑफिसरों को, उनको तो उनका आधा ना हो गया। और हम लोगों का इसलिए कम हो गया कि हमारा 2.7 अंदर वालों को ही रह गया और बाहर वालों वहां जा, तो उनका पेमेंट ही घट गया हमारा और ऑफिसरों का बढ़ गया। इसमें जो है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जितने जवान हैं वो अपने ऑफिसरों पर भरोसा करते थे और जब भी कोई बात होती थी तो उनको आगे लेकर के चलते थे कि ये हमारे लीडर हैं, ये आगे चलेंगे।
लेकिन हुआ क्या कि उन ऑफिसरों ने बाहर सर्विस में थे तब तो आदेश दिया ही करते, सर्विस से बाहर आने के बाद भी इनको अपना नौकर ही समझा। और उसमें क्या हुआ कि हम जितने 97% ORs हैं, सिपाही और जेशो वगैरह, और ये 3% है, तो हम इनको अपना अधिकारी मान करके आगे रखा करते और चाहा करते कि भाई हमारी बातें जाके ये सामने रखेंगे। लेकिन ऑफिसर और जो वहाँ बैठे हैं वो भी ऑफिसर, तो ऑफिसर मिलकर के अपना तो फायदा कर लिया, लेकिन जो अदर्स रैंक हैं उनका सारा नुकसान ही कर दिया। तो अब इसलिए ये मुहिम जो चल रही है ये हो रही है कि ऑफिसर अपना जो लेके चले गए गवर्नमेंट ने दे दिया, हम नहीं चाहते गवर्नमेंट उनका कम करे, लेकिन हमें भी उसी रेशो से हमारा भी बेनिफिट दिया जाए। ऑफिसर्स को मिल गए हैं और बाकी जो बाकी लोगों को नहीं। उसका मैं बताऊंगा कि ऑफिसर्स को जो इन्होंने 7th पे कमीशन में जो इंक्रीमेंट दिया था वो दिया था 2.81% और अदर्स रैंक को दिया 2.57%। तो कितना फर्क कर दिया। फिर जो बॉर्डर के ऊपर खड़े हैं उसमें जवान और ऑफिसर मरता है तो सब एक साथ मरते हैं, यदि गोली आती है तो ये नहीं देखते ये ऑफिसर है या ये जवान है, लेकिन ऑफिसर मरता है तो उसकी पत्नी को लाखों की रुपए पेंशन मिलती है, जवान मिलता है तो उसको 9,000 रुपये पेंशन मिलती है। तो अब इसमें देखा जाए, अब दूसरी तरफ हमारी गवर्नमेंट कहती है कि हमारा सारा पैसा पेंशन में खर्च हो जाता है। यदि ऐसा ही है, गवर्नमेंट ने फंड के बारे में सोचना है, तो जो जवान अपनी जान हथेली पर रख के बॉर्डर पे खड़े होते हैं उनकी तो पेंशन के बारे में चिंता है, लेकिन जो MP और MLA हैं वो जो पूरा लेते हैं, वो पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं और वो 2-3 लाख की जो है पेंशन ले रहे हैं और फिर चुने जाते हैं तो फिर सारे फंड लेते हैं, तो उनके ऊपर क्यों नहीं सोचा जाता, उनको क्यों नहीं अलग किया जाता। यदि फंड की दिक्कत है तो उनकी पेंशन कम करो ना। बिल्कुल इस बात के लिए कोई नहीं बोलेंगे, जबकि आपको पता है जो नेता है एक बार नेता बनने के बाद MP MLA बनने के बाद उनको पेंशन जुड़ते जाते हैं, बाकी सारी सुविधा भी फ्री है। लेकिन हमारी जो फौजी है जिसने आप और हमारे लिए पूरा जिंदगी इस देश के लिए दे दिया है, वो फौजी जब रोड पे आ जाते हैं तो समझिए कि देश का दुर्भाग्य है ये कि हम अपने फौजियों को इस हालत में देखने के लिए हम मजबूर हो रहे हैं। तो सर अभी आप लोग तो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट चलेगा और लंबा चलेगा। इसके लिए एक छोटी सी बात बताऊं मैं कि जब हम पहले भर्ती होते थे तो हमें गवर्नमेंट कहती थी कि आपका यहाँ भी मेडिकल फ्री है और जाने के बाद भी मेडिकल फ्री होगा, लेकिन 2003 के बाद इन्होंने क्या कर दिया, हमारी कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम चालू कर दी। अब हम पैसे देंगे तो हमारा इलाज होगा और वो भी पैनल हॉस्पिटल में। अब उसमें होता क्या है, जैसे मेडिक्लेम पॉलिसी बच्चे लेते हैं तो वो अपने जाकर के किसी भी हॉस्पिटल में खड़े होते हैं तो उनका परमानेंट इलाज होता है और वो भाग करके उनको एडमिट करते हैं। लेकिन हमारा क्योंकि गवर्नमेंट ढंग से पेमेंट नहीं करती और उनके 2-2, 3-3 साल तक पेमेंट नहीं होती, वो हॉस्पिटल वाले हमें टरका देते हैं और हमें एडमिशन भी नहीं देते और हमारा इलाज भी प्रॉपर नहीं होता और हमें दवाइयाँ भी नहीं मिलती। तो इनसे परेशानी है सर, आपने पूरा लिस्ट ले। हाँ, मैम एक चीज बताओ, देखो OROP 1 और OROP 2 तो मैं थोड़ा सा ब्रीफली बताऊंगा मैम। 2006 से लेकर 2014 OROP 1 हुआ था, 2019 को OROP 2 हुआ। मैम आप मोटे तौर पर देखोगे ऑफिसर्स का जब 2006 में हुआ था तो उस टाइम 14,600 थी, उसको रेशियो करके 2.8 से पेंशन 2014 में 33,225 कर दिया और फिर उसके बाद जब फार्मूला 2019 में आया तो 93,363 हो गया। उसी टाइम जब 2006 में जवान 4,046 रुपये पे था, उसको जो फार्मूला लगा 1.75 से तो 7,170 रुपये हो गया। उसको तो अभी जो 2.7 लगा तो 18,427 रुपये हुआ। मैम आप एक चीज देखिए, एक ऑफिसर का 93,363 और जवान का जो है ना 18,427। मैम आप एक डिफरेंस देखिए 25,923 रुपये, ये तो है मैम इसका। और दूसरा मैम एक मैं आपको इस चीज को बताना चाह रहा हूँ मैम। एक चीज ये देखो एक जब ये इसका विधवा पेंशन थी मैम, एक लेफ्टिनेंट कर्नल का 2006 में 5,880 रुपये था, जो आफ्टर 7 पे कमीशन के बाद 56,018 रुपये हो गया मैम। और TS नाइक की थी 3500 रुपये, जो 11,057 रुपये का डिफरेंस हो गया मैम 44,961। मैम ये इतना डिफरेंस है। और आप यहाँ पर देखिए मैम, ये है सर्विस पेंशन का। मैम एक TS नाइक जो सर्विस पेंशन थी 2006 में, TS नाइक मतलब लेफ्टिनेंट कर्नल की 14,600 रुपये, तो ये जो 7th पे कमीशन था 93,363 था। और TS नाइक जो 2006 में था 4,046 था, जो अभी इस टाइम 18,427 है। मैम इसका वेरिएशन आप देखिए 74,936 रुपये, ये बिल्कुल इनजस्टिस है मैम। आप इसको आप डीपली आप देखोगे तो ये मतलब MSP को अगर मान लो मैम 5,200 से 5,200 मान लो जवान JCO द्वार का है
और ऑफिसर का है मैम इसमें 15,500। अगर मान लो कोई भी चीज 15,500 से 500 रुपए को अगर इसको इक्वल कर लिया जाए अगर अदर देन कंट्रीज का भी, तो ये मैम काफी हद तक है ना इक्विवेलेंट हो जाएगा मैम। महंगाई का अगर आप देखोगे मैम, चाहे उस टाइम जवान हो, चाहे जेसीओ हो, चाहे लेफ्टिनेंट कर्नल हो, चाहे एमपी हो, कोई भी हो, अगर वो कोई भी है, मैं जो आपको नाम बता रहा हूँ, अगर कहीं भी आप एग्जाम्पल के तौर पर पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो उस टाइम ये कोई नहीं देखता कि ये एमपी की गाड़ी खड़ी है या ये जनरल साहब की गाड़ी खड़ी है या लेफ्टिनेंट जनरल की गाड़ी खड़ी है या नायब सूबेदार की गाड़ी खड़ी है या एक जवान की गाड़ी खड़ी है। तो मैम इस रेशियो को अगर देखें तो ये महंगाई के लिए जो एमएसपी में इतना इन डिफरेंस किया था मैम, ये बिल्कुल ही इनजस्टिस है। हमारी जो मांग है मैम, ये हमारी मांग ये है कि हमारी जो मांग की जो है ये माननीय रक्षा मंत्री महोदय या हमारे चीफ सीओएस चीफ हैं या जो साउथ ब्लॉक में बैठे मैम, आप इसको जल्दी से रिव्यू करो और जो 23,800 करोड़ रुपए का जो बजट अलॉट किया मैम, इस बजट को तुरंत प्रभाव से इसको इस 23,800 को रोक दिया जाए, जब क्योंकि इसके अंदर जो अलॉटमेंट मैम इसके अंदर बंदरबाट हुआ है। आप जवान को अगर जवान का रेशियो और ऑफिसर का रेशियो देखेंगे 3 और 97% है। 3 मतलब 97% को तो इतना ही मिला है और 3% को पूरा लेके मान लो, तो आप अगर देखेंगे तो 97 और 3% का जो रेशियो है मैम, उस पैसे को आप हिसाब करवा लो। आप ये जहाँ से पैसा मिलता है सीडीएपी इलाहाबाद से कि ऑफिसर को इसमें कितना दिया गया है और जेसीओ जवार को कितना दिया गया है, तो इसी में दूध का दूध और पानी होगा पानी होगा। ये जो प्रॉब्लम है ये आप लोग कितना लोग होंगे टोटल, कितना मैम फौजी कितना हो? मैम अभी जितने भी एक्स सर्विसमैन है मैम, कोई भी होते किसी के साथ भी मतलब ये सारे अगर सभी के साथ नाइंसाफी हुई है मैम, ये बिल्कुल आप सही लोगों के साथ नाइंसाफी है तो सरकार किस बात की धंधुरा पीटते हैं? मैम। ये मैम सरकार का ढिंढोरा ये है मैम, उन्होंने जो उनके टच में था इससे पहले मेजर जनरल सतवीर साहब ने ऑर्गेनाइज किया था, इससे पहले जो था मैम, अभी भी बैठे हुए हैं वहाँ पर फौजी। मान लो वहाँ पर बैठे हैं सर, तो मैम जब मैं उस टाइम भी था मैम, सतवीर साहब जब इधर हेड कर रहे थे, तो उस टाइम क्या हुआ कि जेसीओ जवार को मैम हमारे को बीच में किसी ने भी नहीं लिया इसके बीच में कि हमारे साथ ये होगा। जब कोई चीज पास हो जाती है उसको सर्कुलेशन में किया जाता है, और कोई चीज क्या होता है जब पैसा मान लो अलॉटमेंट हुआ तो फटाफट जवानों को पहले दे दिया जाता है और ऑफिसर को जो है ना उसके बाद जेसीओ जवार के पास इतना टाइम नहीं होता कि उसको डीपली देख ले, क्योंकि उसको अगर मान लो थोड़ा सा भी पैसा मिल जाएगा तो उनको ये लग जाएगा और OROP 2 जो है उसका पैसा आ गया है, लेकिन ये नहीं देखेंगे कि हमारा पैसा कितना है और जो है ना अधिकारी गण इसके बीच में कितना पैसा लेके गए हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। दूसरा मैम जो TPTL होता है, जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है, वो भी हमारे साथ बिल्कुल इनजस्टिस है। अगर फील्ड में मान लो जवान जाते हैं मान लो तो ऑफिसर भी जाते हैं, तो उधर भी हमारे साथ नाइंसाफी है, क्योंकि रहते तो हम भी फील्ड में हैं, वो भी फील्ड में रहते हैं। तो ठीक है अधिकारी के साथ हमारा कोई वो भी नहीं है, वो पढ़ लिख के आए हैं, अच्छी बात है, बट जो मतलब हमारे को उनको साथ लेके चलना, अगर जेसीओ जवार भी रहेंगे तो अधिकारी भी रहेंगे, अगर अधिकारी रहेंगे तो जेसीओ जवार भी रहेंगे, ये तो एक सिक्के का एक पहलू है मैम। तो इसमें हमारा कोई विरोधाभास नहीं है, वो चाहे इससे भी ज्यादा बढ़वा लो, लेकिन हमारा मकसद ये है कि जेसीओ जवार को कम से कम अधिकारी अपने साथ लेके चलें, ताकि जो आने वाले समय में देश के साथ कोई संकट हो तो सबसे पहले एक अधिकारी के साथ कितने जेसीओ जवार होते हैं, कभी ऐसा ना हो कि इस भावना को लेकर आने वाले समय में देश के साथ एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो सकता है मैम। ये तो परेशानी है, लेकिन मैं एक थोड़ा सा आप लोगों का जो ध्यान थोड़ा आकर्षित करना चाहती हूँ, मैं सबसे सर पूछना चाहती हूँ कि आप लोग किस किस पोस्ट में थे, थोड़ा सा एक बार बताइए। मैम मैं सूबेदार मेजर से रिटायर हुआ मैम, फौज में सूबेदार मेजर आर्मी से हुआ मैम। मैं एयरफोर्स से एयरफोर्स से आप? मैं आर्मी से हूँ, आप आर्मी से किस पोस्ट से? थल सेना से सूबेदार से, आप सर? हवलदार से, हवलदार आर्मी से हवलदार, आर्मी से आप सर? सूबेदार से, आर्मी से। आर्मी से, आप सर? आर्मी से, आर्मी से, आर्मी आर्मी। आप मुझे बताइए कि जब हमारे सैनिक गोली जब आते हैं तो दुश्मनों से गोली खाने के लिए सबसे आगे रहते हैं, सिर्फ आपके और हमारे लिए, लेकिन सरकार धंधुरा पीटते हैं और पीट के कहते हैं कि हमने बहुत काम किया। अगर आपने काम किया तो हमारी फौजी आज यहाँ पर जंतर मंतर पे क्यों है? इसका सवालों का जवाब आखिर में देगा कौन? लगातार ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं, लगातार ये अपनी मांगों को रख रहे हैं, लेकिन इनकी मांगों अभी तक कोई भी नहीं सुन रहे। तो सर क्या लगता है कि आप लोगों की मांग कब तक पूरा होगा, कब तक आप लोग ऐसे रोड पे आते रहेंगे सर? उसके लिए मैं बताऊंगा कि गवर्नमेंट अब उनको जो है ना, जो जनरल होकर के रिटायर हो जाते हैं उनको टिकट दे देते हैं, MP बना देते हैं, आगे बिठा देते हैं, इसलिए वो हमारी बात नहीं सुनते। अब हमने एक ही काम करना है कि पूरे इंडिया के जवानों को हमने इकट्ठा करना है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जो MLA और MP बने बैठे हैं ना, जो हमारी नहीं सुन रहे, हम उनको बदलेंगे। तो 2024 का कोई आगाज है क्या? 2024 के लिए आप लोग कुछ अब जो है हम एक मुहिम चलाएंगे, अपना जितने भी पूर्व सैनिक हैं उन सबका पूर्व सैनिक एकता यात्रा
जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक एक मुहिम चलाएंगे और सभी एक्स सर्विसमैन को इकट्ठे करेंगे और 2024 से ही हम उनके खिलाफ अपने कैंडिडेट खड़े करने शुरू कर देंगे। आपको लगता है सर ऐसे करने से आप लोगों की जो बातें हैं वो सुनेंगे? आपको क्या लगता है सर? अभी जो मौजूदा सरकार है ये तो कहते हैं कि सैनिक को मजबूत किया है और जो सेना है सेनाओं के लिए बहुत काम किए हैं। मैम एक चीज बताइए, आप हमारे लिए इतने आए हैं, अभी गवर्नमेंट ने हमारे साथ मान लो कितना भी नेशनल टीवी था मैडम, अभी तक यहाँ पर आके किसी ने ये सूद नहीं लिया है कि ये फौजी भाई जो है ना कितने दिन से 20 तारीख से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं कि ये नेशनल टीवी जो है ना मैम एक बार आके कम से कम सूद तो ले ले। दिल्ली के अंदर इसलिए आदमी आता है कि अपनी आवाज को उठाने के लिए, मांग को रखने के लिए, ताकि हमारी पहुंच जल्दी से जल्दी, हमारी जो रिक्वायरमेंट है, जो हमारा जो हम मांगे कर रहे हैं उसको जो है नजदीक है, हर चीज की यहाँ पर सुविधा होती है। लेकिन उस मीडिया को भारत सरकार ने ऐसा दबा दिया है कि इस प्रांगण के अंदर मैम वो एक भी मीडिया जो है ना नहीं आया है। मीडिया यहाँ नहीं आ रहे क्या आप लोग? नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, नहीं। अभी तक 3 दिन हो गए आप लोगों को, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 3 दिन, तीसरा दिन है। तीसरा दिन है, कोई भी नहीं आया। नहीं, कोई नहीं आया। बड़े देशभक्त राष्ट्रवाद की बात करने वाले मीडिया कहाँ पर है सर? देखिए, मैं आपको एक दूसरा चीज दिखाना चाह रहा हूँ। ये हमारा एसएमएस आ रहा है, ये हमारे जेसीओ जवान के लिए एसएमएस है। ये देखिए, आप इसको पढ़ के देखिए। देयर इज नो चेंज इन योर पेंशन अंडर ओआरओपी विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2019। आप मतलब हमको जो पुराना जो पेंशन जो दे रहे थे वही पेंशन है। ये जो 27,000 करोड़ रुपए इन्होंने दिया था, कहाँ है वो तो चला गया, पूरा 75% चला गया अफसरों का खाता में, उनको क्रेडिट कर दिया गया। हमको जो यही एसएमएस आ रहा है, देखिए ये हमारे पास हमारा टीम ने जो भेज रहा है, उनको जो एसएमएस आया हुआ है ये है। देखिए, ये सूबेदार का है, एक सूबेदार मेजर का है, एक हवलदार का है। नो चेंज। ये सूबेदार का है, सूबेदार मेजर का है, एक हवलदार का है। नो चेंज, कोई पैसा कोई चेंज नहीं। हमारा पुराना क्या है वही हमको मिल रहा है। मतलब ये सब दो का है, ठीक है। हमको ये मतलब ये अफवाह उड़ा रहा है, 27,000 करोड़ दिखा रहा है टोटल, लेकिन कहाँ है ये, कहाँ है, किधर गया? लेकिन ये सब अफवाह है। हमारे साथ दिखाते कुछ है और धरातल में कुछ है। क्योंकि अफसरों को इसमें फायदा है। 8,000 से लेकर 22,000 रुपए तक उनको फायदा मिला है। हम लोगों को, कुछ लोगों को मिला है 800 से लेकर 1,600 रुपए तक, उससे आगे कुछ नहीं है। और हम लोगों को 60, 70, 75 हजार तक का एरियर है, कुछ जो उन्होंने उसको 4 बार में दिएंगे। यही घोषणा है। परेशानी बताइए, लेकिन आप मुझे बताइए मीडिया का रवैया कैसा है? मीडिया की जिस हिसाब से राष्ट्रवाद की बात करते हैं, फौजियों की आंदोलन शान की बात करते हैं, आप लोग आज इतना दिन से यहाँ पर है, कुछ आवाज उठाया आप लोगों के बारे में? नहीं, कोई मीडिया यहाँ नहीं आया। जो सोशल मीडिया में जो चल रहा है यही है। हम लोगों का जो सोशल मीडिया में पर्सनली हम लोग जो दे रहा है वही पूरा देश को पता चलता है। यहाँ कोई मीडिया नहीं आता। अगर कोई देश का कोई नेता इधर आ जाता है तो मीडिया उनको साथ में लग जाता है, लेकिन हम लोग देश के जवान है। हम लोगों का समस्या है, हम लोगों को बिल्कुल रोड में उतार दिया, हम लोगों को बिल्कुल बीच रास्ते में उतार दिया। इसलिए सरकार का शर्म आ रहा है, इसलिए उन्होंने इसको दबाना चाह रहा है। वो सोचता है इसको बारे में कोई जनता को पता ना चले, पूरा देश को पता ना चले, यही इसका इरादा है। लेकिन हम लोगों का साथ में न्याय इंसाफी है। हम लोगों को हमारा जो भी इन्होंने जो फंड दिखा रहा है वो कोई फंड हमारे अकाउंट में नहीं आ रहा है। वो सब उसमें 75% अफसरों के अकाउंट में जा चुका है, उनको जा चुका है। हमारा जो जवान है, जेसीओ है, जेसीओ को तो कुछ है ही नहीं है, जेसीओ को कुछ है ही नहीं है, सीनियर एनसीओ को कुछ है ही नहीं है। जो मिला है सिर्फ सिपाही से लेकर नायक तक थोड़ा कुछ मिला है, वो भी 800 से लेकर 1,600 रुपए तक महीने का जो फर्क है, उससे आगे कुछ नहीं है। और जो फैमिली पेंशन का तो कुछ बताना भी नहीं है। जी, आपको मैं धरातल की सच्चाई दिखाना चाहती हूँ। आप देखिए धरातल की सच्चाई है। हमारी आन बान शान हमारी फौजी जब रोड पे आ जाते हैं तो समझ जाइए कि हमारे देश का हाल कितना खुशहाल है या कितना बेहाल है। आप खुद समझिए, ये हमारे रिटायर्ड फौजी है जो आपके और हमारे लिए बॉर्डर में दिन और रात सुरक्षा प्रदान करते थे। दुश्मनों की गोली के लिए भी नहीं डरते थे। अपने परिवार, अपने घर परिवारों को छोड़ के आपके और मेरे लिए सीमाओं को रक्षा के लिए सीमा में खड़े रहते थे। लेकिन आज उनकी अपनी मांगों को लेकर लगातार सरकार से निवेदन पे निवेदन कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने के लिए अभी तक तैयार नहीं है। तो आप खुद सुनिए और खुद ही फैसला करिए कि हमारी फौजी आखिर में है कहाँ। हम जो बात करते हैं राष्ट्रवाद की बात करते हैं, बड़े धंधुरा पीटते हैं, तो आप समझिए जो मीडिया राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो फौजियों का कहना है कि अभी तक यहाँ पर कोई मेन स्ट्रीम मीडिया आए भी नहीं है। लेकिन जो भी है, हम इनके साथ में खड़े हैं, हम फौजियों के साथ में खड़े, इनकी आवाज को बुलंद करते हुए बार बार इनकी आवाज हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।